हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, अपनी एसएम की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने इसका हाफ पार्ट रिवाइज कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम अपना एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या रिवाइज करा था, फिर हम रिमेनिंग पार्ट रिवाइज करेंगे। डन। तो देखो, सबसे पहले तो हमने देखा था कि चैप्टर का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट। तो हमने देखा था इंटरनल एनवायरमेंट में क्या क्या आता है, पीपल, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपके बिजनेस के अंदर की बातें हैं। इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, बिजनेस के स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, कस्टमर, वेंडर्स, कोई भी ऐसे पर्सन, कोई भी ऐसे एंटिटी जिसका आपकी पॉलिसी पे इम्पैक्ट आता है या आपकी पॉलिसी का जिसपे इम्पैक्ट आता है। फिर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था, मेंडेलॉस मैट्रिक्स। मेंडेलॉस मैट्रिक्स क्या था, ये हेल्प करता है मैनेज करने में स्टेक होल्डर्स बाय एनालाइजिंग देयर पावर, कि उनकी पावर कितनी है आपकी स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस करने में, और उनका इंटरेस्ट कितना है आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। इस बेसिस पे हमने मेंडेलॉस मैट्रिक्स स्टडी करा था। 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करा था। सबसे पहले अपना था कीप सेटिस्फाइड। कीप सेटिस्फाइड कौन से स्टेक होल्डर्स थे, हाई पावर लेस इंटरेस्ट। ऐसे स्टेक होल्डर्स जिनको हम कहते हैं कि इनकी पावर तो बहुत हाई होती है हमारी स्ट्रेटेजी को चेंज करने में, लेकिन इंटरेस्ट लो होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जा ना हो। ऐसे कौन है, बैंक, गवर्नमेंट, कस्टमर एक्सेट्रा। फिर अपने आते हैं की प्लेयर स्टेक होल्डर्स, असली लोग जिनको ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी बनाने से फर्क भी पड़ता है, पावर भी है उनके पास, और उसकी सक्सेस से फर्क भी पड़ता है। डन। तो हाई पावर हाई इंटरेस्ट पीपल, दे आर सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। फिर अपनी थर्ड कैटेगरी थी लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी कौन से थे, लो प्रायोरिटी मतलब लो पावर लो इंटरेस्ट, जिनकी स्ट्रेटेजी पे इफेक्ट भी कम आता है और उनका इंटरेस्ट भी कम होता है ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे या ना। फिर ऐसे लोगों को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें मॉनिटर करना होता है। कभी कभी वो चेंज हो सकते हैं, कभी कभी उनकी पावर बढ़ सकती है, जैसे कि बिजनेस मैगजीन्स, मीडिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। लास्ट से अपने कीप इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स। कीप इन्फॉर्म कौन से थे, जिनको एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देके रखनी पड़ती है उनके रेलिवेंस से रिलेटेड, बस उनकी पावर कम होती है लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। एम्प्लॉयज, वेंडर, सप्लायर्स, लीगल एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा। देन फिर अपने हैं स्ट्रेटेजिक ड्राइवर। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो हमारी स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करती है। पहला था इंडस्ट्री एंड मार्केट। आप कौन सी इंडस्ट्री में डील करते हो, आप किस प्रोडक्ट में डील करते हो, आपकी इंडस्ट्री क्या है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, पेरेल इंडस्ट्री, क्या आपकी इंडस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होती है ना। फिर हमने इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा था, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो राइवल फर्म्स होते हैं, सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस ऑपोजिशन की, उनको एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करो कि भाई आपके कॉम्पिटिटिव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या उसका डिजाइन है, क्या क्वालिटी, क्या फीचर्स है। फिर उसको एक 2 वेरिएबल मैप पे प्लॉट कर दो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, है ना। देखो जैसे हमने करा कि क्या उसकी रेपुटेशन है, क्या उसके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसके बेसिस पे। फिर हमने असाइन कर दिया उनको सेम स्ट्रेटेजी ग्रुप में, जिनकी जिनकी सेम स्ट्रेटेजी थी, जिनकी सेम रेपुटेशन, सेम प्रोडक्ट्स है, उनको एक ग्रुप में, बाकी को अलग ग्रुप में। फिर सर्कल ड्रॉ कर दो किस प्रोपोर्शन में, उसके साइज ऑफ शेयर में, जितना भी उसका इंडस्ट्री में शेयर है उसके साइज के बेसिस पे सर्कल ड्रॉ कर दो। डन है। फिर अपना था कस्टमर्स। इसमें हमने क्या देखा था, कस्टमर कौन होता है, जो गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है, और कंज्यूमर कौन होता है, जो उनको कंज्यूम करता है। डन। प्रोडक्ट सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज आपका सबसे मेन चीज है, पिवटल फॉर बिजनेस होता है। हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और ऐड करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को, ठीक है जी। फिर हमने इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट सीखी थी, ये आप एक बार रीड कर लेना, बेसिक था, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। देन चैनल्स। चैनल्स में हमने क्या देखा था कि भाई अपने पास चैनल का सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है, चैनल होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट और सर्विस टू द कंज्यूमर। फिर इसमें 3 टाइप के हमने चैनल स्टडी करे थे लास्ट वीडियो में, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल। देखो अगर आपको फास्ट लग रहा है ना तो ये जस्ट ओवरव्यू है, क्योंकि हम इसको डिटेल में पिछले रिवीजन वीडियो में कवर कर चुके हैं, है ना। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप लास्ट वीडियो का लिंक देख लीजिए। ये हम एक बार क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी थ्योरी सब्जेक्ट्स मेनली पढ़ो, अगर आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो उससे पहले पुराने वाली लास्ट डे वाली जरूर रिवाइज करिए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये रिवाइज करा रही हूँ। तो 3 अपने चैनल्स थे, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल। सेल चैनल मतलब इंटरमीडिएरीज जो इन्वॉल्व होते हैं सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज में, जैसे कि अगर हमने एसी परचेज करा अमेजोन से, तो अमेजोन इज योर सेल्स चैनल। और फिर अमेजोन हम तक जो डिलीवर करेगा ई कॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बीज, इसके थ्रू, दैट इज योर
प्रोडक्ट चैनल, और फिर लास्ट में जो सर्विस को इंस्टॉल करने आएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस, बाकी सर्विसेज देंगे, दैट इज योर सर्विस चैनल। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट बता देना। ठीक है जी। फिर अपना ये टॉपिक हमने स्किप करा था, एक छोटा सा टॉपिक देखा था हमने, एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस के लिए हमने पढ़ा था स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट क्या था? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ वीकनेस अपना इंटरनल होता है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स अपना एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक भी इंपॉर्टेंट है, स्वॉट एनालिसिस। कोई केस स्टडी देंगे, बोलेंगे कि आप इसका स्वॉट एनालिसिस कर दो, तो आप कैसे करोगे? एग्जाम्पल्स लिख देना, सेम डे डिलीवरी करते हैं, इतना ज्यादा डिलीवरी बॉयज है, क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट ऐसा है, ये सब चीजें स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या हो सकती है उसकी? कॉस्टली है, मंथली सब्सक्रिप्शंस के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, डिलीवरी लेट है, ऐसा कुछ। अपॉर्चुनिटीज लिख देना कि करंट मार्केट ऐप उनकी बहुत अच्छी है, उनका प्रोडक्ट डिमांड में है, या फिर थ्रेट हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं है उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ क्वेश्चन से निकाल लेना, कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से लिख देना। क्लियर है? डन है? अब अपने 3 टॉपिक्स रहते हैं। 3 टॉपिक्स अपने क्या रहते हैं? कोर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी, देन अपना एक टॉपिक रहता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और एक अपना टॉपिक रहता है माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजीज, तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों ही अच्छे टॉपिक है। सबसे पहले हम करेंगे माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मतलब ना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूजिंग माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी। क्या पूछता है कोई कि स्ट्रेटेजी तो ठीक है, जेनेरिक वर्ड का मीनिंग क्या है? तो जेनेरिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जेनेरिक मीन्स दे कैन बी परस्यूड बाय एनी टाइप और साइज ऑफ बिजनेस, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग, सब इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास क्या स्ट्रेटेजी होती है? अपने पास होती है कॉस्ट लीडरशिप, देन अपने पास एक स्ट्रेटेजी आती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, आफ्टर दैट वी हैव फोकस स्ट्रेटेजी, एंड इन द लास्ट वन वी हैव बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। 4 स्ट्रेटेजीज पढ़नी है हमें, बड़ा इजी है। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेज फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या सोचा कि यार हाँ पढ़ाई वढ़ाई तो हो गया, कुछ ना इंटरेस्टिंग करते हैं, तो उन्होंने क्या करा, चाय की शॉप, टी स्टॉल लगाने का सोचा, टी स्टॉल लगाने का सोचा। ठीक है, उनमें से एक था पप्पू। पप्पू ने क्या सोचा, यार देखो कॉलेज के टाइम पे हम बड़ा दुखी रहे कि चाय पीने के लिए सोचना पड़ता था, भाई इतने पैसे लग जाएंगे, भाई इतने पैसे लग जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, नो नॉनसेंस, नो डेकोरेशन, एकदम सस्ती चाय प्रोवाइड करूंगा जिससे आप इजीली बंक मारो और चाय पीने आ जाओ। तो उसने क्या करा, बेसिक एक 10 रुपए की चाय निकाली, ना उसमें कोई उसने फैंसी कप्स यूज करे, ना उसने अपने स्टोर को बहुत अच्छा डेकोरेट करा, बेसिक नॉर्मल क्वालिटी 10 रुपए की चाय। ठीक है, उसने क्या कहा कि मेरे को ऐसी चाय चाहिए जो सब क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। अब ये इसने पता है कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। यहीं पे इसकी एक फ्रेंड थी रिया, रिया ने क्या बोला, यार देख चाय पीने आते हैं तो हमें एक वाइब चाहिए होती है, हम इंजॉय करने आते हैं, मेरे को नहीं बेचनी बेसिक चाय, मैं तो क्या करूंगी अलग अलग टाइप की चाय निकालूंगी, कभी मैं चॉकलेट चाय सेल करूंगी, कभी मैं हेजलनट चाय सेल करूंगी, कभी मैं इलायची वाली चाय, इलायची टी सेल करूंगी, ऐसे में तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स निकालूंगी, इंस्टाग्रामेबल अपने कार्ट को बना दूंगी बिल्कुल सुंदर सा, कि लोग आके वहां पे फोटो ले, इंजॉय करे, वाइब्स बनाए। चाहे मेरे को थोड़ा सा ज्यादा प्राइस चार्ज करना पड़े, लेकिन मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रोवाइड करूंगी। तो उसने क्या फोकस करा, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी पे। डन है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ अभी। फिर एक ने बोला कि यार देखो ऐसे तो डिवाइड हो जाएंगे, कोई इस पे जा रहा है, कोई इस पे जा रहा है, मेरे को तो एक अलग ही चीज करनी पड़ेगी, है ना। तो उसने क्या करा, उसको पता चला कि उसके कुछ फ्रेंड्स थे जिनको जिम जाने का बहुत शौक था, और जिम जा लेते थे तो डाइट भी फॉलो करते थे, लेकिन उनको डाइट के साथ साथ ना चाय बहुत पसंद थी। यार पढ़ते हैं थकते हैं तो उनको क्या चाहिए था, चाय तो चाहिए थी, लेकिन चाय उन्होंने बोला भाई हार्मफुल है। तो इसने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ जिम गोअर्स को टारगेट करके प्रोटीन टी निकाल दी। एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करके, सिर्फ जिम गोअर्स को टारगेट करके प्रोटीन टी निकाली। दैट इज योर फोकस स्ट्रेटेजी, दैट इज योर फोकस स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप
स्ट्रेटेजी, जिसमें मैंने आपको क्या कहा कि भाई वो प्राइस को कम रखेंगे। रीड करते हैं अब इसको। लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी टारगेट्स अ ब्रॉड मास मार्केट। देखो इसको ना बिल्कुल अच्छे से ऐसे बॉक्स कर लेना। आपको केस स्टडी में आइडेंटिफाई करना होगा ब्रॉड मास मार्केट। ब्रॉड मास मार्केट को अगर सस्ता प्रोवाइड कर रहे हैं कॉस्ट लीडरशिप, ब्रॉड मास मार्केट को अगर यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ब्रॉड मास मार्केट को अगर सस्ता प्रोवाइड करे, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे दे रहे, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। हम क्या करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन करते हैं। कॉस्ट रिडक्शन किस किस चीज में करेंगे, प्रोक्योरमेंट में, मटेरियल परचेज करें, रॉ मटेरियल सस्ता ले लेंगे, बल्क में ले लेंगे, सस्ता मिल जाएगा। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन सस्ती कर लेंगे, स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा नहीं लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सस्ती रखेंगे, ठीक है। तो हम हर जगह से क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट को कट करेंगे। जैसे मैकडोनल्ड्स, डीकैथलॉन ये स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी भी लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी का एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे सपोज आप एक चिप्स मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, वैसे ये नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में आएगा। आप सपोज एक चिप्स मैन्युफैक्चरर हो, आपने क्या सोचा, भाई पोटैटो चाहिए होते हैं लेकिन पोटैटो बहुत महंगे आते हैं, तो आपने क्या करा, जो पोटैटो फार्म्स थे ना, या तो एक्वायर करिए, खुद के खेत लगा दिए, अब आपके खुद की खेती सस्ता मिलेगा, दैट इज योर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। या फिर आप कह रहे हो कि यार हम तो चिप्स बेचते 10 रुपए की, लेकिन जो इंटरमीडिएरीज है वो कमीशन ऐड कर करके कस्टमर को दे रहे 20 रुपए की, हमारा मार्जिन कम रह रहा है। तो उन्होंने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खुद का बना दिया, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खुद का बना दिया, दैट इज योर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इससे कॉस्ट कम होगी, या पोटैटोस रॉ मटेरियल खुद से ले ले, इससे कॉस्ट कम होगी, दैट इज योर फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कंबाइंड विद डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन रखना पड़ता है, देखो ज्यादा नहीं, मेन फोकस आपका रहेगा कॉस्ट लीडरशिप, थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सिनर्जी बेनिफिट्स, आप इंटरनल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो कॉस्ट को कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पता है क्या होता है, कई कंपनीज या कई पर्सन, कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि अगर उन्हें कोई काम करना है, उनको स्पेस चाहिए रेंट में, बट पूरे दिन के लिए नहीं चाहिए, 3-4 घंटे का काम है, तो पूरे दिन के लिए नहीं लेते हैं, जिसने ऑलरेडी पूरे दिन के लिए ले रखा है उससे सब रेंट कर लेते हैं 3-4 घंटे के लिए, कॉस्ट बच जाएगी, और कॉस्ट बचेगी तो कॉस्ट लीडरशिप पे जा पाएंगे, है ना। अब ये कहते हैं कि भाई किसको लो कॉस्ट लीडरशिप पे जाना चाहिए। एक तो जब आपकी मार्केट मैनी प्राइस सेंसिटिव बायर्स में हो, मैनी प्राइस सेंसिटिव बायर्स मतलब बायर्स ऐसे हैं जिनको महंगी लग्जरी चीजें नहीं चाहिए, नॉर्मल प्राइस की चीजें चाहिए, जब ना मिडिल क्लास टाइप लोग होते हैं, वैसी आपकी मार्केट है। देयर आर फ्यू वेज टू अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ज्यादा कर भी नहीं सकते। जैसे आपको पता है एक एसडी कार्ड्स आते हैं स्टोरेज के लिए, क्या डिफरेंशिएशन करोगे उसमें, बस स्टोरेज हो जाएगा ना, क्या आप उसको अट्रैक्टिव बना दोगे, लड़कियों के लिए पिंक कलर का बना दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे, डिजाइन में कुछ नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो आप क्या कर सकते हो उसपे, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। बायर्स डू नॉट केयर मच अबाउट डिफरेंस फ्रॉम ब्रांड टू बायर्स, ब्रांड टू ब्रांड डिफरेंस मैटर ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप टिश्यू परचेज करने गए या फिर आप डिस्पोजेबल्स परचेज करने गए, आप मेरे को ऑनेस्टली बताना, क्या आपको टिश्यू की या डिस्पोजेबल्स की कंपनी पता होती है? नहीं, आप देखते हैं डिसेंट सी क्वालिटी और कम प्राइस में मिल जाए, क्योंकि यूज एंड थ्रो वाली आइटम्स है। तो क्या आपको ब्रांड से फर्क पड़ेगा? नहीं, तो ब्रांडेड टिश्यू चाहिए 50 रुपए का एक, और हाँ एक बार हैंड वो अपना रब करा और कुछ फेंक दिया, ऐसा तो नहीं करोगे। तो ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता। हम कब डिफरेंशिएशन कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी लगा सकते थे? बायर्स प्राइस सेंसिटिव हो, डिफरेंशिएशन ज्यादा ना करने के चांसेस हो, और ब्रांड टू ब्रांड कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता। डन है। फिर अब ना आता है लो कॉस्ट लीडरशिप कैसे कर सकते हैं। फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, डिमांड को पहले फोरकास्ट कर लो, पहले फोरकास्ट कर लोगे, रॉ मटेरियल पहले मंगा लोगे तो कॉस्ट कम आएगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन, एक ही टाइप के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स में, ऐसा नहीं है कि कुछ कितने टाइप्स के, कुछ किस क्वालिटी के, कुछ किस क्वांटिटी में, ऐसा नहीं, एक ही टाइप की बल्क प्रोडक्शन करो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट मिलेगा। कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज में लगाओ, ऐसी टेक्नोलॉजी में लगाओ कि जिससे आपकी कॉस्ट सेविंग हो, पर यूनिट कॉस्ट कम आए। डिफरेंशिएशन को रजिस्ट करो, स्टैंडर्डाइजेशन जैसे ही है। पर्क्स लिमिटेड दो, एम्प्लॉइज को अनलिमिटेड पर्क्स मत दो। वेस्ट बिल्कुल इंटॉलरेंट रहो, टॉलरेट मत करो। इंटेंसिव स्क्रीनिंग ऑफ बजट, अगर सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट आपके पास बजट लेकर आए तो उसको इंटेंसिवली स्क्रीन करो कि एक्चुअल में पैसे की नीड है या नहीं है। रिवॉर्ड्स लिंक टू कॉस्ट कंटेनमेंट, अपने एम्प्लॉइज को क्या बोलो, अगर आपने कम कॉस्ट में काम कर दिया तो आपको क्या मिलेंगे? रिवॉर्ड्स मिलेंगे। डन है। फिर एडवांटेजेस, अभी मैं बताऊं आपको, हेडिंग्स याद करने की नीड नहीं है। अगर आपको याद हो, हमने पोटर्स 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा था। पोटर्स 5 फोर्सेस, 5 फोर्सेस में क्या था,
थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, और क्या था आपका राइवलरी एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। ये वही चीज है, बस उन्हीं की एडवांटेजेस बताएंगे। राइवलरी, अगर आप सबसे सस्ता प्रोवाइड कर रहे हो तो राइवलरी प्राइस वॉर अवॉइड करेंगे। वो कहेंगे भाई ये ऑलरेडी इतना सस्ता दे रहा है, हम इससे सस्ता दे ही नहीं सकते, तो प्राइस वॉर को वो अवॉइड कर देंगे। सिंस द लो कॉस्ट फर्म विल कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट्स इवन आफ्टर कॉम्पिटिटर्स compete away their profits। बायर्स, चाहे पावरफुल बायर्स हो चाहे बिग बायर्स हो, वह आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। वो ये नहीं कह पाएंगे कि भाई मेरे को तो इतना ज्यादा सामान खरीदना है, सस्ता दो, नहीं। उनको पता है मार्केट में आप सबसे सस्ता दे रहे हो, तो वो आपसे और बार्गेन नहीं करेंगे। सप्लायर, अगर सप्लायर ने सपोज रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा भी दी है ना, थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ा भी दी, तब भी आप उसको एब्जॉर्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप ओवरऑल बाकी लोगों से सस्ता दे रहे हो। अगर सपोज दो है ए और बी, ए का सेलिंग प्राइस था 7 रुपीज और बी का सेलिंग प्राइस था 10 रुपीज। ए अपना कॉस्ट लीडरशिप पे बिलीव करता था। अब इसने, सप्लायर ने रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा दिया 1 रुपीज, ये तो इजिली 1 बढ़ाएगा, 8 पे बेच देगा, तब भी कॉम्पिटिटर से सस्ता है। लेकिन बी ने प्राइस बढ़ा दिया तो लोग पता है क्या कहेंगे, पहले ही महंगा दे रहा था और महंगा देने लग गया, तो बी जल्दी से प्राइस नहीं बढ़ा पाएगा, उसको प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा, समझे। एंट्रेंस, एक बैरियर टू एंट्री बन जाएगा कि कोई भी नया पर्सन आएगा, वो पहले क्या सोचेगा, यार इसमें ये पर्सन इतना सस्ता ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, इतने की तो मेरी कॉस्ट भी नहीं आती, मैं कैसे इतने में सेल करूंगा। तो हो सकता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कम रहे। सब्स्टिट्यूट्स, कस्टमर जल्दी से सब्स्टिट्यूट पे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट सबसे सस्ता है। डन। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। कॉम्पिटिटर्स इमिटेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। देखो, आप अगर किसी प्रोसेस में लगा रहे हो, किसी प्रोडक्शन टेक्निक में लगा रहे हो जिससे आपकी कॉस्ट कम हो रही है, तो कॉम्पिटिटर भी तो कर सकते हैं ना, उसने कॉपी कर लिया तो आपका एडवांटेज हट जाएगा। सक्सीड हो सकता है अगर सिर्फ आप हाई सेल्स वॉल्यूम करो। आपने 2 लाख की मशीन खरीद ली कि पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाएगी, यूनिट बना रहे हो आप 4, तो क्या फायदा होगा, तो आपकी सेल्स वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप वैसे कम रख लो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग रन में वो एक्सपेंसिव प्रूव हो सकता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लगेगा आपका प्रोडक्ट क्या है, तो थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। एंड सेम फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें मार्केट के साथ चलने के लिए, हर जगह कॉस्ट सेविंग नहीं कर सकते। बायर का इंटरेस्ट स्विंग हो सकते हैं डिफरेंशिएटेड फीचर्स पे, वो कहेंगे भाई यार कब तक हम ऐसा सस्ता खरीदते रहेंगे, हमें भी कुछ यूनिक चाहिए, तो हो सकता है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स पे चले जाए। तो ये क्या है इसके डिसएडवांटेजेस। कहीं पे भी कोई भी डाउट, छोटा सा भी डाउट हो ना, मेरे को कमेंट्स में बता देना या फिर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। फिर अपनी आती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, जिसमें मैंने बोला था कि मैं तो डिफरेंट डिफरेंट चाय प्रोवाइड करूंगी, दैट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। अच्छा, इसको एक बार रीड करो, इसमें भी एक वर्ड है, दिस स्ट्रेटेजी इज एम्ड एट ब्रॉड मास मार्केट। अगेन मैंने आपको बोला था ना, ब्रॉड मास मार्केट को कुछ यूनिक प्रोवाइड कर रहे हो, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज परसीव्ड बाय कस्टमर एज यूनिक, जो यूनिक लगता है कस्टमर को। एसोसिएटेड प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, ब्रांड इमेज, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, डीलर नेटवर्क, कस्टमर सर्विस। जैसे 30 मिनट्स डिलीवरी यूनिक है, डिफरेंशिएटेड है। कैसे आप अचीव कर सकते हो, या तो उनके टेस्ट और प्रेफरेंस से मैच कर दो, जो चीज उनको चाहिए वो प्रोवाइड कर दो, डिफरेंशिएशन। परफॉर्मेंस की क्वालिटी इंप्रूव कर दो, और या फिर प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना दो। प्रोडक्ट इनोवेटिव रखो, सबसे यूनिक रखो, वैसा बाकी सबके पास नहीं है। जैसे आपको एक चीज बताती हूँ, जब हम छोटे थे ना तो नॉर्मल पेंसिल आती थी, फिर एक कंपनी ने पेंसिल निकाली थी, उसमें पीछे रबड़ लगी होती थी, दैट वाज वेरी यूनिक प्रोडक्ट। या फिर आपको अगर किसी को याद हो, बचपन में एक ज्योमेट्री बॉक्स होता था, वैसे बटन प्रेस करते थे और शॉर्पनर बाहर आता था, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अपने ज्योमेट्री बॉक्सेस होते थे, तो क्या थे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। उसके लिए वो 300-400 रुपए का सेल होता था, और एक नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स आई थिंक 50, 60, 80 ऐसे भी आ जाता था। तो क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। ब्रांड इमेज इंप्रूव करो, अपनी ऐसी इमेज बना दो कि भाई हाँ इसके प्रोडक्ट्स तो महंगे मिलते हैं, तब भी लोग खरीद लेंगे अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो। और प्रोडक्ट प्राइसेस रखो बेस्ड ऑन यूनिक फीचर्स एंड कैपेसिटी ऑफ कस्टमर। अगर कस्टमर पे कर सकता है तो आप उसकी क्वालिटी का उसको प्रोवाइड करो और उससे प्राइस चार्ज कर लो। कुछ लोग होते नहीं, कहते यार मेरे को यूनिक चीज चाहिए, अलग चीज चाहिए, चाहे तू ज्यादा पैसे ले ले, तो ये उन लोगों के लिए मैटर करती है ना। एडवांटेजेस वही सेम हेडिंग से देख रहे हो। राइवलरी, राइवलरी क्या करेगा, कस्टमर लेस सेंसिटिव होंगे प्राइस के लिए, क्योंकि उनको पता है यार ये फीचर कहीं और नहीं मिल रहा, तो आपसे ही खरीदेंगे। बायर्स, बायर्स ज्यादा नेगोशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज उनको सूट करी, ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट उनको यहाँ मिल रहा है, हर जगह नहीं मिलेगा।
सप्लायर्स, सप्लायर ने अगर प्राइस इंक्रीज भी कर दिया, प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर दिया, तो आप ऑलरेडी प्रीमियम प्राइस चार्ज करो, आप 200-400 रुपए और भी बढ़ा दोगे तब भी कस्टमर को फर्क नहीं पड़ेगा। एंट्रेंट्स, अगर आप इनोवेटिव फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हो तो नए एंट्रेंट्स आने से पहले क्या सोचेंगे, यार ये इतना इनोवेटिव है, मैं एकदम से इतना R&D कैसे करूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करूं, मेरे को तो इतना इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, मेरे को तो इतना डिफरेंशिएटेड बनाना भी नहीं आता, तो मैं इसमें एंटर नहीं करता। लास्ट, सब्स्टिट्यूट्स, अगर आप यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो जल्दी सी आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में नहीं मिलेंगे। देन कांट रिप्लेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। क्लियर है? पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। अब यार एक चीज बताओ, जैसे उसने टी बनाई, कितनी तरह की चाय बना लेगी वो, 10, 20, 30, 50, कहीं पे तो लिमिट होगी ना। उसके बाद कंपनी कैसे डिफरेंशिएट करेगी, फिर तो कॉमन चीज हो जाएगी। और फ्लेवर्स को तो कोई कॉपी भी कर सकता है ना, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, डिफिकल्ट टू सस्टेन हो जाएगा। कस्टमर स्विच कर सकता है अदर ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, टी का मार्केट से ट्रेंड ही हट गया वो बेचारी अलग अलग चाय बनाती रहेगी, लोग कॉफी पे आ गए, ट्रेंड हट गया, ऑल्टरनेटिव पे चले गए। या फिर अगर कस्टमर ने उसकी वैल्यू नहीं करी, लोग कह रहे हैं यार ये क्या चॉकलेट टी, हेजलनट टी है, मेरे को तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग मसाला चाय चाहिए, नॉर्मल टी अदरक इलायची वाली, बस, तो लोग उसको वैल्यू नहीं कर रहे, तो आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। डन। फिर अपनी आते हैं फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस स्ट्रेटेजी क्या होती है? फोकस स्ट्रेटेजी एक ब्रॉड मास मार्केट को टारगेट नहीं करती है, इसलिए मैं ऊपर आपको अंडरलाइन करा रही थी ब्रॉड मास मार्केट, क्योंकि फोकस स्ट्रेटेजी ब्रॉड मास मार्केट को टारगेट नहीं करती है। ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर ग्रुप, ये एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट करती है। ठीक है। A successful focus strategy depends on an industry segment that is of sufficient size, has good growth potential, and is not crucial to success of other major competitors. Strategies such as market penetration or market development offer substantial focusing advantage. Market penetration का मतलब पता है क्या होता है? Existing product, existing market में ज्यादा सेल करना। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए नई मार्केट डेवलप करना। अभी के लिए देखो इसको यही छोड़ दो प्लीज, हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, तो अभी के लिए इस पॉइंट को होल्ड कर दो। मिड साइज एंड लार्ज फर्म्स कैन इफेक्टिवली परस्यू फोकस स्ट्रेटजी इन कंजंक्शन विद डिफरेंशिएशन और पर्सनल। आप क्या कर सकते हो, एक फोकस ग्रुप बना लो, एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लो, उस पर्टिकुलर ग्रुप को या तो सस्ता सामान दे दो या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे। पर जैसे एक ही फॉर्म अपने को लोवेस्ट कॉस्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, तो जनरली फॉर्म्स किस पे करती है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स पे। अब हमने दो पार्ट्स में, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, फोकस डिफरेंशिएशन। पर्टिकुलर एक नीश को सस्ता दे रहे हो, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, एक पर्टिकुलर नीश को डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हो, फोकस डिफरेंशिएशन। ठीक है। स्पेसिफिक नैरो मार्केट सेगमेंट, फोकस, इससे आपको केस स्टडी हाईलाइट करने में समझ आएगा कि क्या स्ट्रेटेजी लग रही है। डिफरेंशिएशन में क्या कर सकते हो? यूनिक फीचर्स दो नैरो मार्केट सेगमेंट को, डिफरेंशिएशन में ब्रॉड मार्केट को दे रहे थे, इसमें नैरो को। स्पेसिफिक सेल्स चैनल या स्पेसिफिकली एक सेल्स चैनल या स्पेसिफिकली एक डेमोग्राफिक ग्रुप। इसमें एक प्रोडक्ट था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, फेमस है वो, आज ही मेरे को कोई स्टूडेंट बता रहा था कि उसके सिर्फ ऑनलाइन मिलते हैं, ऑनलाइन मिलता है, मार्केटिंग अच्छी करते हैं, तो सिर्फ ऑनलाइन मिल रहा था, पर्टिकुलर सेल्स चैनल हो गया। फोकस इज एफर्ट्स ऑन चैनल्स लाइक ऑनलाइन ओनली सेल्स, देखो वो एग्जांपल आ गया। यूनिकनेस रखते हैं, जैसे रॉयल्स रॉयस, रॉयल्स रॉयस क्या करती है? स्पेशल क्लाइंटेल के लिए हाई एंड कार्स सेल करती है। क्लियर? अब कैसे आप इसको कर सकते हो? स्पेसिफिक नीश सेलेक्ट करो, सबसे पहले किसको कैटर करना है? सुपीरियर स्किल्स बनाओ, हाई एफिशिएंसी दो उनके लिए, और इनोवेटिव वेज ला उनको कैटर करने के। एडवांटेजेस क्या रहेंगे? आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाओगे, क्योंकि एक एज अ ग्रुप जिसको कोई और टारगेट नहीं कर रहा, तो उसको सिर्फ आप टारगेट कर रहे हो, और राइवल्स और न्यू एंट्रेंट जल्दी से नहीं आएंगे, ये तो हर वे लिख देना। डिसएडवांटेज, अगर आपके डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिशंस नहीं है तो आप कैसे करोगे फोकस स्ट्रेटेजी? या फिर लिमिटेड डिमांड होती है, कॉस्ट हाई विच कैन कॉज प्रॉब्लम। आप एक छोटे से ग्रुप को टारगेट करो, छोटा सा ग्रुप है तो डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी। ठीक है, बेशक आप प्रीमियम प्राइस चार्ज करो, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं आएगा, और लॉन्ग रन में नीश कोड डिसअपियर, लॉन्ग रन में ऐसा हो सकता है कि वो नीश डिसअपियर हो जाए, उस प्रोडक्ट की डिमांड खत्म। डन। फिर अपनी इसमें लास्ट स्ट्रेटेजी आती है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी क्या होती है कि यार हम क्या करेंगे, वैल्यू फॉर मनी देंगे, कस्टमर जितना पैसा पे कर रहा है ना, उसको उससे थोड़ी ज्यादा ही वैल्यू मिलनी चाहिए। हम कॉस्ट लीडरशिप प्लस डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा मिक्स रखेंगे, ना तो हम सस्ता देंगे ना हम बहुत पुअर क्वालिटी देंगे, डिसेंट क्वालिटी डिसेंट प्राइस पे।
जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका जो आईफोन है वो तो आपका आ जाता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ब्रांड इमेज के बेसिस पे, लेकिन जिससे आपके रेडमी, ओप्पो, वीवो एक्सेट्रा ये आते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर में एक डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है एक नॉर्मल प्राइस में। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, या तो आप लोअर प्राइस में दे दो या फिर क्या कर लो हायर क्वालिटी। क्लियर है? आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो मेरे को बता देना। अब ना लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कोर कॉम्पिटेंसी। पहले हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मीनिंग क्या होता है? समथिंग यूनिक वैल्यूड बाय कस्टमर्स। समथिंग यूनिक वैल्यूड बाय कस्टमर्स, कुछ भी यूनिक चीज जिसको कस्टमर्स वैल्यू करते हैं, दैट इज योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यूनिक फीचर्स ऑफ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स सिग्निफिकेंट एंड सुपीरियर टू द कॉम्पिटिटर। प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहती है आपकी एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी से। देखो एक पर्सन थे जैक वेल्च, ही सेड अगर आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है तो कम्पीट मत करो। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत लोग सेल कर रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट कब चलेगा? जब आप क्या प्रोवाइड करोगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कुछ यूनिक प्रोवाइड। डन। Sustainability of a competitive advantage and the firm's ability to earn profits from its competitive advantage depends upon 4 major characteristics of resources and capabilities. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस चीज पर डिपेंड करती है? ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, अप्रोप्रिएबिलिटी। थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगेगा आपको, लास्ट में ऐसे लर्न करने के लिए याद रख लेना एबिलिटी आ रहा है लास्ट में। ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, अप्रोप्रिएबिलिटी। मेरे साथ बोलो, ड्यूरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, अप्रोप्रिएबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कितने टाइम तक चलेगी, किस रेट से वो डिटोरिएट होगी। अगर सपोज आपके पास कोई पेटेंट है वो बहुत ही इनोवेटिव चीज का, लेकिन एक टाइम का तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी ना, तो कितने टाइम में वो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तब तक आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इनोवेशन फास्ट है तो प्रोडक्ट का पेटेंट जल्दी ऑब्सोलेट भी हो सकता है। मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, अगर आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज है, भाई कोई सीईओ आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि हाँ इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन, इतनी अच्छी गुडविल है, इतनी अच्छी नॉलेज वाला पर्सन हमारे पास है, लेकिन इंसान है ना, छोड़ के भी जा सकते हैं, डिपार्चर हो सकता है, डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज वल्नरेबल टू हिज और रिटायरमेंट और डिपार्चर। ऑन द अदर हैंड मैनी कंज्यूमर ब्रांड्स में है वो हाईली ड्यूरेबल अपील, हाईली ड्यूरेबल अपील हो सकती है। ठीक है, फिर अपना एक टॉपिक आता है ट्रांसफरेबिलिटी। अगर आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत इजियर टू ट्रांसफर है, मतलब किसी के पास भी आ सकते हैं, जैसे हमने ह्यूमन रिसोर्स वाला देखा, जैसे सीईओ है वो किसी के पास भी ट्रांसफर हो सकता है ना, किसी का भी एम्प्लॉय बन सकता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो लेस सस्टेनेबल हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विल बी बेस्ड ऑन दैट। इमिटेबिलिटी, इमिटेबिलिटी का मतलब होता है कॉपी करना। अगर कोई भी उसको इजीली कॉपी कर सकता है तो वो एक्चुअल में आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है या इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर उसको इजीली स्क्रैच से बना सकते हैं तो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। एप्रोप्रिएबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। क्या देखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है कि उससे जो बेनिफिट आ रहा है एक्चुअल में वो आपके फर्म के इन्वेस्टर्स को आ भी रहा है या नहीं आ रहा। मतलब ऑब्वियसली हमें कस्टमर्स का बेनिफिट देखना है, लेकिन कस्टमर के साथ साथ जिन्होंने पैसा लगा रखा उनको बेनिफिट आ रहा है या नहीं आ रहा उस यूनिक फीचर का। एबिलिटी टू एंश्योर दैट रिटर्न्स फ्रॉम इट्स रिसोर्सेज बेनिफिट दोज हु इन्वेस्टेड। ठीक है, रेदर देन बीइंग लॉस्ट और रिडायरेक्टेड एल्सवेयर। बड़ा इजी था। तो क्या देखा हमने? 4 पॉइंट्स होते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आइडेंटिफाई करने का। करेक्टरिस्टिक्स, ड्यूरेबिलिटी, एप्रोप्रिएबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। क्लियर? अंदर का आप बना लोगे, हेडिंग से याद कर लेना। अब हम अपना एक लास्ट टॉपिक करते हैं, कोर कॉम्पिटेंसी। देखो मैं आपको इसका ना बेसिक मीनिंग बताती हूँ। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? आप में क्या अलग है, मतलब आपकी सबसे खास बात क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अमिताभ बच्चन, सेलिब्रिटीज तो बहुत है, लेकिन उनके लिए उनकी खास बात क्या है? उनकी वॉइस। माधुरी दीक्षित, डांसर्स तो बहुत है, लेकिन उनकी खास बात क्या है? उनका ट्रेडिशनल डांस, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी आपकी क्वालिटीज होती है जो आपकी बाकी सबसे बेस्ट होती है। दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी। कोई भी चीज, कोई भी ऐसा डिजाइन करो कोर प्रोडक्ट या एंटायर मल्टीपल मार्केट ड्रिवन बाय कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ। आप एक कैपेबिलिटी या एक सिंगल टेक्निकल नो हाउ को नहीं कह सकते, इंटीग्रेशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज होता है। सीके प्रहलाद और गैरी हेमल के अकॉर्डिंग
तीन कोर कॉम्पिटेंसीज, 3 एरियाज में आपकी कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हेडिंग्स आपको याद करने, अंदर का आप लिख लोगे। कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन बेसिक चीज है, हम अभी भी पढ़कर आया कि कुछ यूनिक होना चाहिए, कॉम्पिटिटर से इमिटेट ना कर पाए, एज मिले आपको कॉम्पिटिटर से ज्यादा। जैसे ई व्हीकल्स बनाने की पेटेंट किसके पास है? टेस्ला के पास। ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको कस्टमर वैल्यू करे। अगर आप कह दो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, मैं बहुत देर सो सकती हूँ, क्या सो सकता हूँ, तो क्या कस्टमर वैल्यू करेगा? नहीं। तो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए? जिसको कस्टमर वैल्यू करे, कस्टमर को बेनिफिट हो। If the customer has chosen the company without this impact, that competence is not a core competence. अगर इसके बिना कस्टमर ने आपको चूज करा है तो वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। अगर कस्टमर ने सिर्फ इसलिए आपका प्रोडक्ट खरीदा है, क्यों? क्योंकि और कोई था ही नहीं अवेलेबल, तो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है भाई। अगर कल को कोई कंपनी और आ गई तो मैं साइड कर देगा कस्टमर, तो कोर कॉम्पिटेंसी क्या होते हैं? कि उस रीजन से कंपनी ने तो कस्टमर ने तुम्हें परचेज करा है, तुम्हारी वो स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल क्वालिटी के कारण। ठीक है। लास्ट एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर मैं बोलूं सपोज डीमार्ट है या वॉलमार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सस्ता सामान मिलता है, ठीक है। आपको पता चले डीमार्ट पे ना सिर्फ सोप सस्ती मिलती है, सिर्फ साबुन सस्ती मिल रही है, बाकी सब महंगा मिल रहा है, तो क्या वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है? नहीं। कोर कॉम्पिटेंसी कब होगी? जब वहां पे सारे प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे। सारे प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे तो लोग खरीदने जाएंगे, सिर्फ एक सस्ती सोप खरीदने नहीं जाएंगे। तो सारे प्रोडक्ट्स पूरी अपनी कंपनी पे अप्लाई होना चाहिए। अगर मैं बोलूं जैसे एचयूएल की मार्केटिंग अच्छी है लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है, तो एचयूएल की वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। कोर कॉम्पिटेंसी कब होगी? जब एचयूएल की सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग अच्छी होगी। अगर एयरटेल कह रहे हैं मेरे को 0 कंप्लेंट पे जाना है, 0 कंप्लेंट तो उन्होंने कर दी लेकिन सिर्फ कॉलिंग में। अगर जब वो डेटा नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड कर तो नेटवर्क ही नहीं आता, तो क्या वो 0 कंप्लेंट अचीव कर पाए? नहीं। तो वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो आपकी होल ऑर्गेनाइजेशन पे वो चीज अप्लाई होनी चाहिए। तो 3 एरियाज जिसमें हमें पता चलता है कि कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है: कस्टमर वैल्यू, कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। चलो अब ना क्लास टॉपिक करते हैं, क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग अ कोर कॉम्पिटेंसी। बड़ा इजी है, बस पॉइंट्स याद रख लेना, आप खुद से बना लोगे। हम कोर कॉम्पिटेंसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं? वैल्यूएबल, बड़ा इजी, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर पाओ, थ्रेट से बच पाओ, कोई भी ऐसी चीज प्रोवाइड करो जिससे कस्टमर वैल्यू करे, है ना। राइट पीपल राइट जॉब में पुट करो, कस्टमर के लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना दो। रेयर होनी चाहिए, जिसके बहुत कम लोगों के पास, बहुत कम कॉम्पिटिटर्स के पास हो, इमिटेट भी ना कर पाए उसको, कॉस्टली टू इमिटेट, ना तो वो उसको इजीली डेवलप कर पाए ना ही उसको परचेज कर पाए। नॉन सब्सटीट्यूटेबल, सब्सटीट्यूट भी नहीं होना चाहिए। अगर उसके सब्सटीट्यूट होंगे तो भाई कस्टमर स्विच कर सकता है, लेकिन वो नॉन सब्सटीट्यूटेबल होना चाहिए। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है इस रेडीमेड का, टाटा की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? उसका यूनिक कल्चर एंड टॉप टैलेंट। अब एक चीज बताओ, अगर जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग है, बहुत ही अच्छी स्किल्स है, वो क्या चाहेंगे? हम ऐसी कंपनी में काम करें जो हमारी स्किल्स की वैल्यू हो। टाटा का कल्चर बहुत अच्छा है, तो क्या वो लोग किसी ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे या टाटा में? टाटा में। अब वो टाटा में काम करेंगे तो वहां पे अपनी स्किल्स भी अप्लाई करेंगे और उसका प्रोडक्ट को अच्छा बनाएंगे। अब वो ऐसी कोर कॉम्पिटेंसी, ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है टाटा की जो कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ऐसी कोर कॉम्पिटेंसी बनाओ जिसका कोई सब्सटीट्यूट ना हो, कोई कॉपी ना कर पाए। जैसे iOS को बोला कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर यही सब चीज होगी, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट और नॉन सब्सटीट्यूटेबल, तभी हम बोलेंगे कि वो कोर कॉम्पिटेंसी है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो छोटा सा चैप्टर था, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको साथ साथ बताए दिए हैं। अब आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो मेरे को बता देना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो, अगर कोई आपको टेस्ट देने हो, कोई एमटीपी चाहिए हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो मेरे को एक मैसेज कर देना, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा हो। ठीक है। और हाँ, स्पेसिफिकली अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज पे वीडियो चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, एफएम से रिलेटेड, एसएम से रिलेटेड या एडवांस अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अच्छे से पढ़ना और जहां डाउट्स है मेरे से पूछते रहना। ओके, तो बाय बाय।